दोस्तों तथ्यों की आवाज सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक होता है साइंस का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके साथ में हम जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश कितने वैज्ञानिकों ने की और किस वैज्ञानिक ने कौन सा नियम कौन सा सिद्धांत दिया और किस नियम किस सिद्धांत के माध्यम से पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को क्लासिफाइड करने की कोशिश की और कौन सा वैज्ञानिक कहां तक सफल हो पाया। सभी चीजों को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया। दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपे मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण जो है ये डॉबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। और ये कहाँ के थे दोस्तों, ये थे जर्मन के वैज्ञानिक। और दोस्तों इन्होंने एक सिद्धांत दिया था तत्वों के वर्गीकरण के लिए। उस सिद्धांत का नाम था त्रिक सिद्धांत और इन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1829 में, ठीक है। तो इनकी त्रिक सिद्धांत के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 3 तत्वों के त्रिक बनाए थे, ठीक है। इस प्रकार से आप टेबल के अंदर देख पा रहे होंगे इन्होंने 3 तत्वों के त्रिक बनाए थे। इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने वाले बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है ये अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता था। हमें पढ़ना नहीं है, हमें समझना है। देखिए दोस्तों टेबल के अंदर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले इन्होंने रखा लिथियम और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना है यानी कि परमाणु भार कितना है, 7 है, ठीक है। और इन्होंने फिर क्या किया तो दूसरे नंबर का जो तत्व है यहां पर इन्होंने जगह खाली छोड़ दी, ठीक है। और इन्होंने फिर तीसरे नंबर का तत्व रखा और इसका एटॉमिक मास कितना है तो इसका एटॉमिक मास है 39। अब दूसरे नंबर की जो जगह यहां पर इन्होंने ब्लैंक छोड़ी है यहां पर ऐसा तत्व रखा जाएगा जिसका परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास जो है इन 2 तत्वों के औसत के लगभग बराबर आएगा, ठीक है। तो कैसे, जैसे इन्होंने सबसे पहले रखा है लिथियम और लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 7 है, ठीक है। तीसरे नंबर पर इन्होंने रखा है पोटेशियम, इसका जो परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास है वो है 39। तो 7 और 39 को इन्होंने जोड़ा और 2 का क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो औसत कितना आ गया, औसत आ गया 23 यानी कि 23 इसका औसत आ गया। अब 23 देखा जाएगा कि किस तत्व का एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार होता है। दोस्तों ये होता है सोडियम का, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर इन्होंने सोडियम रख दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने तत्वों को क्लासिफाइड यानी कि वर्गीकृत किया था। लेकिन इनकी कमी क्या रही, इनकी कमी ये रही कि ये केवल 3 ही त्रिक बना पाए थे। जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे होंगे पहला, दूसरा और तीसरा त्रिक, ये केवल 3 ही त्रिक बना पाए थे। इसके बाद ये जो नियम है ये फेल हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कहेंगे डॉबे राइनर ने दिया। और कब दिया, तो 1829 में दिया। डॉबे राइनर ये कौन थे, यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इतनी चीजें आपको केवल यहां से याद रखना है। इसके बाद कौन आए दोस्तों, इसके बाद आए थे न्यूलैंड, ठीक है। और न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अष्टक नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूलैंड ने किया। कब किया, 1865 में किया। इनके बारे में हम डिटेल को जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सन 1865 में न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया और न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया। और न्यूलैंड के समय तत्व ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो है ये थी 56, ठीक है। और न्यूलैंड ने तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि 8वां तत्व, ध्यान से समझना, 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता हो, ठीक है। जैसे संगीत आपने सुना होगा, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया है कि जैसे संगीत का पहला स्वर जो होता है सा, ये संगीत के 8वें स्वर से समानता मैच करता है साउंड में। जैसे हम बोलें कि सा रे गा मा पा धा नी सा,
तो पहला स्वर है सा और लास्ट का स्वर कौन सा है, सा। ये साउंड में बिल्कुल समानता प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा था कि जो आठवां तत्व है ये पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता हो। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने तत्वों को क्लासिफाइड किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। ठीक है, लेकिन ये जो है ये तत्वों को क्लासिफाइड कर पाए थे, ये तत्वों को जमा पाए थे कैल्शियम तक। ठीक है, इसके बाद इनका जो अष्टक नियम था ये फेल हो गया था। ठीक है, याद रखना ये कैल्शियम तक ही इनका नियम लागू हुआ, अष्टक नियम, फिर इसके बाद ये जो नियम है ये फेल हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अष्टक नियम किसने दिया, तो आप कहेंगे न्यूलैंड ने दिया। ठीक है, कब दिया, 1865 में। और इन्होंने तत्वों को क्लासिफाइड किया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, ये पूछा जाता है। और इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 56 थी। इतनी 4-5 चीजें इनसे पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों न्यूलैंड के बाद में आ जाते हैं मेंडलीव, और मेंडलीव जो हैं ये आवर्त सारणी के बाप कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। ठीक है, मेंडलीव के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों मेंडलीव एक रशियन वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही तत्वों के वर्गीकरण के लिए सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। मेंडलीव ने सन 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया और तत्वों को एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने भौतिक एवं रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार, या फिर परमाणु भार को हम परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं या फिर एटॉमिक मास बोल सकते हैं। ठीक है, तो सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया था। इसके बाद कौन आ जाते हैं, तो इसके बाद आ जाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन कहलाते हैं, या फिर आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, या फिर आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो हेनरी मोजले ने की थी। और कब की थी, 1913 में। अभी जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, और इसी सारणी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये किसने बनाई थी, हेनरी मोजले ने। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों 1913 में हेनरी मोजले ने एलिमेंट के लिए एक नया गुण खोज लिया। उस गुण का नाम रखा गया परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर। और तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार की जगह, देखिए अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि जो मेंडलीव हैं या फिर इनसे पहले जितने भी वैज्ञानिक आए, तो इन्होंने तत्वों को जो जमाया, जो एलिमेंट को क्लासिफाइड किया, किस आधार पर, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु भार के हिसाब से इन्होंने सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। लेकिन जो मोजले हैं इन्होंने एलिमेंट के लिए एक नया गुण खोज लिया, क्या, एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने एटॉमिक मास की जगह पर एटॉमिक नंबर का प्रयोग किया। जैसे कोई तत्व है, मान के चलते हैं हम, एक तत्व है कैल्शियम, तो कैल्शियम का ये परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर इन्होंने कहाँ से खोजा, तो देखिए दोस्तों कैल्शियम का जो एलिमेंट कैल्शियम है, इसका जो परमाणु होता है, इस परमाणु में जितने भी प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, तो जितने भी प्रोटॉन हैं, मान के चलो कैल्शियम के परमाणु में 20 प्रोटॉन हैं, ठीक है, तो 20 जो है ये कैल्शियम का क्या हो गया, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने एटॉमिक मास के रूप में एलिमेंट्स को क्लासिफाइड नहीं किया, इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है जितने भी एलिमेंट हैं सभी को क्लासिफाइड किया। ठीक है, तो आवर्त सारणी जो है इसको ही क्या कहा जाता है, तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये आवर्त सारणी का ही दीर्घ रूप कहा जाता है। ठीक है, और इसमें ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कितने वर्ग हैं दोस्तों, इस प्रकार से आप जो देख पा रहे होंगे ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं वर्ग, या फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको ग्रुप कहा जाता है। और ये जो आप इस टाइप से देख पा रहे होंगे इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आवर्त या फिर पीरियड। तो वर्ग कितने होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, 18 होते हैं। ठीक है, और आवर्त यानी कि पीरियड कितने होते हैं, तो पीरियड होते हैं 7। और कुल तत्वों की संख्या कितनी है, ये सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है, 118 होती है। अब 118 तत्वों में से कितने प्राकृतिक तत्व हैं, तो 94 हैं। ठीक है, कितने कृत्रिम तत्व हैं, तो 24 हैं। इस प्रकार से टोटल कितने तत्व हैं, 118। अब क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातु तत्व हैं,
तो 91 हैं। कितने अधातु तत्व हैं? तो 20 हैं। कितने उपधातु हैं? तो आप कहेंगे 7 हैं। ठीक है, टोटल तत्व कितने हैं? टोटल तत्व 18 हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लें। बिल्कुल सरल से सरल भाषा में मैंने इसको समझाने की आपके लिए कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? मैंने आपको अभी बता दिया आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, और वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की कुल संख्या जो है ये होती है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर काउंट हम करेंगे यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ठीक है, टोटल कितने वर्ग हैं? टोटल 18 वर्ग हैं। और आवर्तों की यदि हम संख्या की बात करें तो इस प्रकार से जो आवर्तों की संख्या हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी यहाँ लास्ट तक? तो 7 हो जाएगी। ठीक है, तो 7 होते हैं आवर्त और 18 क्या होते हैं? 18 होते हैं वर्ग, या फिर वर्ग को हम क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तथ्यों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया? मैंने अभी आपको समझाया है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी मोजले ने, तो इन्होंने एलिमेंट्स के लिए एक नया गुण खोज लिया था, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? तो परमाणु भार की जगह तथ्यों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया था। लेकिन क्या फैक्ट आपको याद रखना है कि जो मेंडलीव थे, जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी, तो मेंडलीव ने तथ्यों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा था। ठीक है, तो मेंडलीव ने परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास, और जो मोजले आए थे इन्होंने तथ्यों को परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में क्लासिफाइड किया था। दोनों में अंतर है और ये दोनों फैक्ट जो हैं ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में अब तक कुल कितने तथ्यों की खोज हो चुकी है? दोस्तों अब तक टोटल 118 तथ्यों की खोज हो चुकी है। ठीक है, और 118वां तत्व ये कई बार पूछा जाता है, तो 118वां तत्व जो है ये आधुनिक आवर्त सारणी में है ओगनसन। ठीक है, और ओगनसन का सिंबल होता है OG और इसका परमाणु भार कितना होता है? 294 होता है। ठीक है, और ओगनसन से याद रखना है ओगनसन जो है एक निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है ये है हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होगा और इसका परमाणु भार भी 1 होगा। और हाइड्रोजन जो है दोस्तों इसको आवारा तत्व कहा जाता है। मैंने क्या किया है कि मैंने यदि कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जाता है तो वहाँ मैंने उसको यहीं पर ऐड कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि आवारा कण किसको कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को आवारा कण कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। तो जो पानी की संरचना की खोज है ये भी किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने ही की थी। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है? मैंने आपको बताया कि अंतिम यानी कि 118वां तत्व कौन सा है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो वो है ओगनसन। और ओगनसन क्या है? तो एक निष्क्रिय गैसीय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड के तत्वों के वर्गीकरण में अंतिम तत्व कौन सा था? अब ये तो हमने आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर ली जो कि मोजले ने बनाई थी, जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था। ठीक है, और इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो इसमें अंतिम तत्व कौन सा था? तो अंतिम तत्व था थोरियम। इसका सिंबल TH, इसका परमाणु क्रमांक 90। और थोरियम की खोज किसने की थी? तो जोन्स वर्जिलियस ने थोरियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु जो है ये हीलियम होती है। कौन सी होती है? हीलियम। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? हीलियम का 2 होता है। ठीक है, और दोस्तों हीलियम का सबसे बड़ा उपयोग, इसका उपयोग जो है ये वायुयान के टायरों में करते हैं। ठीक है, वायुयान के टायरों में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है वायुयान के टायरों में? क्योंकि ये सबसे हल्की होती है, इसीलिए यह एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ा इसका कारण ये है कि जो हीलियम है यह एक अक्रिय गैस है, ये अन्य किसी भी एलिमेंट से क्रिया नहीं करती है। सबसे बड़ा कारण यही है कि इसको जो है वायुयान के टायरों में भरा जाता है। क्योंकि वायुयान बिल्कुल एक सिंपल सा लॉजिक लगा लेते हैं बच्चे की सबसे हल्की गैस होती है, सबसे कम वजन होता है, इसलिए इसको वायुयान के टायरों में भर देते हैं। भैया जो वायुयान 500-600 लोगों को बिठा के उड़ा सकता है वो क्या 20 किलो की हीलियम को अपने अंदर नहीं भर सकता है। सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो हीलियम है ये अक्रिय होती है, ये किसी भी एलिमेंट से
क्रिया नहीं करती है, सबसे बड़ा कारण यही है कि इसको वायुयान के टायरों में भरा जाता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। अब हम बात कर रहे हैं धातु की, तो सबसे हल्की धातु जो है ये लिथियम होती है, ठीक है। Li इसका सिंबल, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो सबसे भारी तत्व जो है ये ओस्मियम होता है, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक जो है ये होता है 76। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आती हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अक्रिय गैस हैं, ठीक है, ये आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के अंदर रखे गए हैं, तो ये 18वें समूह में रखे गए हैं। एक और यहाँ से फैक्ट याद रखना, जो 18वां समूह है इसको शून्य समूह कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है, तो 18वें समूह को कहा जाता है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में अक्रिय गैसों को रखा गया है। और दोस्तों, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो डब्ल्यू रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। और दोस्तों, आवर्त सारणी में 7 अक्रिय गैसें हैं। कितनी हैं, 7 अक्रिय गैसें हैं। कौन कौन सी हैं, तो हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है और ओगनसन है। पहले अक्रिय गैसें कितनी थी, तो पहले अक्रिय गैसें थी 6, लेकिन अब ओगनसन भी जुड़ गई है तो कितनी हो गई है, 7 हो गई है। याद रखना, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि शून्य समूह किसको कहते हैं, तो जो 18वां समूह है इसको ही शून्य समूह कहा जाता है। और 18वें समूह के अंदर क्या रखा गया है, तो निष्क्रिय गैसें रखी गई हैं, ठीक है। याद रखना, 18वें समूह को ही शून्य समूह कहा जाता है। और इसमें क्या रखी गई हैं, तो इसमें सभी निष्क्रिय गैसें रखी गई हैं। देख लीजिए यहाँ पर, तो ये जो समूह है, ये जो आप वर्ग देख पा रहे होंगे, ये 18वां वर्ग है, ठीक है। और इसमें सभी गैसें रखी गई हैं। देखिए, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये निष्क्रिय गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दोस्तों, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं इनमें एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। सबसे बड़ा आवर्त पूछा गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, सबसे बड़ा जो आवर्त है ये है आवर्त 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त 6 है, लेकिन इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, आवर्त 6। और इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें टोटल 32 तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आवर्त 6 और इसमें टोटल कितने तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें टोटल 32 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो आवर्त 6 है, बाकी के तत्व जो हैं इसको यहाँ पर रखे गए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। एक दूसरा आवर्त जो नीचे है, यहाँ पर आवर्त 6 के तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, आवर्त 6 है, ठीक है। टोटल इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं, कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, तो 32 एलिमेंट पाए जाते हैं आवर्त 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है। दोस्तों, जो पहले नंबर का आवर्त है, ठीक है, ये सबसे छोटा आवर्त है। और इस आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं, कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। चलिए, तो हम टेबल इस आवर्त सारणी के अंदर देख लेते हैं। पहला आवर्त ये है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे पहला आवर्त। इसमें कितने तत्व हैं, इसमें हीलियम है 1 और दूसरा कौन सा है, दूसरा है हाइड्रोजन। तो सबसे छोटा आवर्त है आवर्त 1, इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन समूह किस समूह को कहा जाता है। दोस्तों, जो 17वें नंबर का समूह है, ठीक है, जो 17वें नंबर का समूह है आवर्त सारणी में, इसको क्या कहा जाता है, इसको हैलोजन समूह कहा जाता है। 17वें नंबर का समूह कौन सा है, दोस्तों, ये जो आप समूह देख पा रहे होंगे, ये 17वें नंबर का समूह है और इसको क्या कहा जाता है, इसको हैलोजन समूह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों से संबंधित अष्टक नियम दिए थे। अष्टक नियम मैंने आपको बता दिया किसने दिए थे, तो ये अष्टक नियम जो हैं ये न्यूलैंड ने दिए थे। और आपको डिटेल भी पता है कि इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने सौर के हिसाब से इन्होंने कहा था कि जो 8वां एलिमेंट है, ठीक है, इसके गुणधर्म पहले एलिमेंट से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये केवल कहाँ तक सक्सेस रहे थे, ये केवल कैल्शियम तक इनका ये अष्टक नियम सक्सेस रहा था, इसके बाद ये फेल मार गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है।
आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। और इन 11 गैसों में से 7 कौन सी गैसें हैं? तो 7 नोबल गैसें हैं जिसको हम निष्क्रिय गैस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? दोस्तों सबसे क्रियाशील अधातु जो है ये है फ्लोरीन, ठीक है। और दोस्तों फ्लोरीन याद रखना एक हमारे दांत का एनिमल होता है, ठीक है। तो एनिमल को कठोर कौन बनाता है? तो एनिमल को कठोर बनाने में सहायता करता है फ्लोरीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एनिमल जानते हैं? एनिमल जो है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? एनिमल। और एनिमल जो है ये दांत का बाहरी भाग होता है, ठीक है। दांत की बाहरी परत जो है इसको क्या कहा जाता है? एनिमल कहा जाता है। और एनिमल को मजबूत कौन बनाता है? तो फ्लोरीन बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों जो ब्रोमीन है ये सामान्यतः कैसी पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। सबसे चमकदार और कठोर अधातु कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकदार और कठोर अधातु जो है ये क्या है? हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती? हमने पढ़ा है अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? दोस्तों अक्रिय गैसों की संख्या है 7, ठीक है। तो जो रेडॉन है इन 7 अक्रिय गैसों में से ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो बाकी जितनी भी 6 अक्रिय गैसें हैं वो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं रेडॉन को छोड़कर, ठीक है। अब दोस्तों रेडॉन से एक टर्म पूछा जाता है कि सबसे भारी गैस कौन सी है? तो सबसे भारी गैस जो है ये है रेडॉन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? हमने पढ़ा है रेडॉन तो बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है? दोस्तों वो है आर्गन। कौन सी है? आर्गन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सी नई अक्रिय गैस को जोड़ा गया है? दोस्तों पहले अक्रिय गैसों की संख्या कितनी थी? 6, मैं आपको बता भी चुका हूँ। एक ओगनसन को जोड़ा गया है और ओगनसन को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो 1 से 118वें स्थान पर रखा गया है। इसका सिंबल क्या होता है? ओजी होता है। तो अब अक्रिय गैसें कितनी हो गई हैं? 7 हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 7 हो गई है। मैं आपको 4-5 बार तो बता चुका हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती हैं? दोस्तों वो है 18वां वर्ग या फिर 18वां समूह। और 18वें समूह को क्या कहा जाता है? शून्य वर्ग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना होता है? दोस्तों जो सूर्य है ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और सूर्य में 70.6% तो हाइड्रोजन पाई जाती है और 27.4% क्या पाई जाती है? हीलियम पाई जाती है। और बाकी के 2% जो हैं ये अन्य रासायनिक तत्वों की सूर्य में उपस्थिति होती है। याद रखना हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा 70.6% और हीलियम जो है ये 27.4% पाई जाती है सूर्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? देखिए दोस्तों हमने पढ़ा है कि हमारे वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस जो है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अक्रिय गैसों के क्रम में आर्गन हमने बताया था, ठीक है। लेकिन अब गैस पूछा गया है तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है वायुमंडल के अंदर? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। और नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना रहता है? तो 78% मात्रा होती है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? दोस्तों जो सिलिकॉन, वेरोन और जर्मेनियम है ये धातु एवं अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? दोस्तों सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है ये होता है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था? दोस्तों जो मेंडलीव थे इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने तथ्यों को परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में क्लासिफाइड किया था, ठीक है। और जो मोजले आए थे उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने तथ्यों को एटॉमिक मास की जगह पर एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ठीक है। यदि हम बात करें मानव शरीर में 6 तत्वों की सर्वाधिक प्रधानता की तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 65%। कार्बन पाई जाती है 18%। उसके बाद हाइड्रोजन 10%। उसके बाद नाइट्रोजन 3.2%। उसके बाद कैल्शियम 1.5%। उसके बाद फास्फोरस कितनी पाई जाती है? तो 1.2% पाई जाती है फास्फोरस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों यदि हम बात करें
कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे वायुमंडल में तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, कितने परसेंट, तो 78% पाई जाती है। उसके बाद क्या पाई जाती है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, तो 21% पाई जाती है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, कितनी, तो 46.6% पाई जाती है। और उसके बाद पाई जाती है सिलिकॉन। सिलिकॉन कितनी पाई जाती है, तो 27.7% पाई जाती है सिलिकॉन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पूरे ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, पूरी यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद पहले नंबर पे तो हाइड्रोजन पाया जाता है पूरी यूनिवर्स में, फिर हीलियम पाया जाता है, फिर क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है ये तीसरे नंबर पे आता है पूरी यूनिवर्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। दोस्तों हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तारों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। इसका आंसर बिल्कुल सरल है, मैं आपको बता भी चुका हूं कि सूर्य क्या है, एक तारा है। और सूर्य में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या पाया जाता है, उसके बाद सूर्य में हीलियम पाया जाता है। तो क्वेश्चन सूर्य जो है ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, मैंने आपको अभी बताया था। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। तो तारों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाएगा, हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन ही पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे, जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो है ये सभी डी ब्लॉक है, ठीक है, ये सभी क्या है, डी ब्लॉक कहलाता है। और इसी ब्लॉक में सभी संक्रमण तत्व रखे गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको उपकोष समझना होगा। उपकोष जो है, उपकोष यानी कि ऑर्बिट, ठीक है। और ऑर्बिट जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एस ऑर्बिट, एक क्या होता है, एक होता है पी ऑर्बिट, एक होता है डी ऑर्बिट, एक होता है एफ ऑर्बिट, ठीक है। तो एस ऑर्बिट जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पी ऑर्बिट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डी ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पाए जाते हैं एफ ऑर्बिट में, कितने पाए जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो है ये पूछा जाता है। उपकोष यानी कि ऑर्बिट कितने होते हैं, 4 होते हैं। और किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस धातु को सफेद सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। दोस्तों जो प्लेटिनियम है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सफेद सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। और दोस्तों प्लेटिनियम जो है ये विश्व का सबसे महंगा तत्व होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काला शीशा के नाम से किस तत्व को जाना जाता है। दोस्तों काला शीशा यानी कि ब्लैक लेड, ये किसको कहा जाता है, ग्रेफाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन सा है। दोस्तों जो प्लेटिनम है ये आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है। दोस्तों थोरियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये अपने देश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन लेकिन भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे तत्वों को कहा जाता है समस्थानिक, जिन तत्वों के अंदर समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं लेकिन भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। दोस्तों जो हाइड्रोजन है इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु जो है ये कौन सी है, एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है ये कौन सा है, कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के पर्णहरिम में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। दोस्तों पौधों के पर्णहरिम में पाया जाने वाला जो धातु तत्व है वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधातु तत्व विद्युत का एकमात्र सुचालक है। दोस्तों ग्रेफाइट जो अधातु तत्व है ये एकमात्र है जो कि विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातु तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में
91 धातु तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातु तत्व पाए जाते हैं? तो अधातु तत्व कितने पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं और ये मैं आपको शुरू में भी बता चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु पाए जाते हैं? दोस्तों 7 उपधातु पाए जाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ये कौन सा है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस को स्ट्रॉन्जर गैस या फिर अजनबी गैस कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है इसमें आप स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रॉन्जर गैस या फिर अजनबी गैस जो है ये जेनॉन को कहा जाता है। जेनॉन का सिंबल क्या होता है? तो Xe होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? दोस्तों सर्वाधिक संख्या में यौगिक कौन सा बनाता है? कार्बन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन तत्वों को जुड़वा तत्व कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जुड़वा तत्व किसको कहा जाता है? लेड और जिंक को जुड़वा तत्व की संख्या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो सोना और चांदी जो हैं ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भविष्य की धातु जो है ये टाइटेनियम को कहा जाता है। ठीक है, और देखो दोस्तों जो टाइटेनियम है ये इस्पात से दोगुना मजबूत है। ठीक है, और ये वजन में इस्पात से आधा होता है। और ये जो टाइटेनियम है क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणनैतिक धातु किसको कहा जाता है? तो टाइटेनियम को ही रणनैतिक धातु कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? दोस्तों जो सोना है। ठीक है, जो सोना है ये सर्वाधिक तन्य धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है ये क्या है? चांदी है। ठीक है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बहुत ही तेजी से फ्लो होती है। ठीक है, इसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं होती है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी के तार होते हैं, जो बिजली के तार होते हैं वो चांदी के क्यों नहीं बना दिए जाते? वो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो चांदी है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली तत्व है। ठीक है, ये कॉस्टली एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व को त्वरित चांदी या फिर क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों त्वरित चांदी या फिर क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? मरकरी को कहा जाता है। मरकरी या फिर इसी को क्या कहा जाता है? पारा कहा जाता है। इसका सिंबल होता है Hg और यह एक तरल धातु है। इसका रंग जो है ये चांदी के जैसा होता है, इसलिए इसको त्वरित चांदी यानी कि क्विक सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एटाई एटाई रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? दोस्तों एटाई एटाई रोग जो है ये कैडमियम की अधिकता से होता है। ठीक है, कैडमियम इसका सिंबल Cd होता है। इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक जो है ये 48 होता है। और दोस्तों फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर ने 1817 में कैडमियम तत्व की खोज की थी। कैडमियम जो है ये ई कचरे और औद्योगिक कचरे में पाया जाने वाला एक बेहद नुकसान पहुंचाने वाला तत्व है और कैडमियम से ही एटाई एटाई रोग हो जाता है। अच्छा, इस एटाई एटाई रोग में क्या होता है? तो जो शरीर की अस्थियां होती हैं, ठीक है, उन अस्थियों में और जोड़ों में दर्द होने लगता है। ठीक है, और ये जो तत्व है ये कहाँ से मिलता है? तो ई कचरे से मिलता है। ई कचरा से आप क्या समझते हैं? दोस्तों ई कचरा जैसे पुराने टीवी हैं, रेडियो हैं, मोबाइल हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है ई कचरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो सभी लोग जानते हैं आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? नमक से। और आयोडीन की कमी के कारण जो थायराइड ग्रंथि है ये फूलने लगती है और घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? तो थायराइड ग्रंथि गले में होती है। और जो नमक है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl जो है ये नमक का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है? दोस्तों हथेली पर रखने पर जो गैलियम और सीजियम तत्व हैं ये पिघल जाते हैं। ये तत्व हथेली पर रखने पर क्यों पिघल जाते हैं? क्योंकि इन दोनों तत्वों का जो गलनांक है ये बहुत ही कम होता है और जैसे इसको हथेली के ऊपर रखते हैं ये तत्व क्या हो जाते हैं? तो पिघल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 67 क्वेश्चन को डिस्कस किया है पीरियोडिक टेबल से बनने वाले। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। दोस्तों अभी हमारी
करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इसी प्रकार से हमने पूरे साल का करंट अफेयर्स वहाँ पर रखा हुआ है। तो यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको बुक मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। और कई सब्जेक्ट की ई बुक पर वर्क चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ई बुक ज़रूर देखें। और यदि आपको वो ई बुक अच्छी लगती है तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके बता दो। साथ में ये भी बता दो कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। यदि ज़्यादा कमेंट आते हैं उस टॉपिक पर तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। न्यू स्टूडेंट से यही कहूँगा, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। वरना आप कमेंट करते रह जाएंगे कि सर ये टॉपिक बनाओ, वो टॉपिक बनाओ, और मैं उस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी ही बना चुका हूँ और बच्चे कमेंट करते हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबाओ। हमारी जो पुरानी प्लेलिस्ट हैं वहाँ पर विजिट करके देखो कि कौन कौन से वीडियो डले हुए हैं, ठीक है। और यदि आपको कोई वीडियो देखना है तो वो वीडियो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।